डीकेपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मेरे साथ देश के जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट रितेश आनंद जी हैं। आप भारत से लेकर अमेरिका तक में कार्यानुभव लिया है। रितेश जी, डीकेपी न्यूज पर आपका स्वागत है। धन्यवाद सुमन जी। देश में किसान आंदोलनरत हैं। जो भारतवर्ष के अन्नदाता हैं वही आज सड़क पर आ गए हैं। यह गंभीर चिंतनीय विषय है हम सबों के लिए। आज उनके आंदोलन का 17वां दिन है और उन्होंने घोषणा किया है जो टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, बुरारी बॉर्डर और दिल्ली यूपी बॉर्डर जो है उसको वो जाम करेंगे। उनके आंदोलन से निश्चय ही क्योटिक सिचुएशन उत्पन्न होना स्वाभाविक लगता है। छठे दौर की वार्ता भी सरकार की निष्फल हो गई है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल जो रेल मंत्री हैं और वाणिज्य राज्य मंत्री भी साथ में वार्ता में रहे हैं। अमित शाह तक के साथ जो वार्ता हुई है वो निष्फल हो गई है। और 3 दिसंबर की जो वार्ता हुई थी, लगभग 7.5 घंटे कृषकों के साथ बातचीत हुई और कृषकों ने सरकार द्वारा दिए गए जो नाश्ते थे, खाने के प्रबंध थे, चाय पानी था, पानी तक नहीं पिया। उन्होंने अपना खाना ले गया था, वहाँ पर खाया, कहते हैं लंगर है, वहाँ से चाय मंगा कर पिया। हमारे देश के किसान इतने स्वाभिमानी है, चाहे सरकार उनको कुछ भी कह दे, जो प्रोजेक्टेड आंदोलन है या ये है। लेकिन ये समझ से परे हमको लगता है जो दुनिया को अन्न देते हैं, भोजन मुहैया कराते हैं और उनको कौन खिलाएगा। वो खुद आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ, जो 10 किलोमीटर में लाखों ट्रैक्टर उनका आया हुआ है और उनका दावा है जो 1 महीने क्या, हम 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल तक के राशन की व्यवस्था करके, और जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, जो ये कृषि कानून जो तीनों अध्यादेश लॉकडाउन के पीरियड में लाए गए हैं आनन फानन में, उसको वो कृषि विरोधी बता रहे हैं। अर्थात पूरे मसले पर अभी डेडलॉक की स्थिति हो गई है। डेडलॉक का मतलब वार्ता हुई सरकार थे, उसका कोई रिजल्ट नहीं है। सरकार ने 20 पन्ने का संशोधन भेजा। संशोधन भेजने का मतलब ही है स्पष्ट रूप से जो आप में कहीं ना कहीं खामी है उस नियम में। मैं आपसे रितेश जी जानना चाहता हूँ, बीइंग द वेल एजुकेशनिस्ट, जो सरकार जब कोई नियम बनाती है तो जिसके लिए नियम बनाती है उनके नेताओं से, उन व्यक्तियों से या व्यापक पैमाने पर वो सुझाव क्यों नहीं मानती। उनके जो चंद वो एसी महल में जो आईएएस बैठे हुए हैं उन्हीं को सर्वोपरि मानकर और नियम को क्यों थोपना चाहती है। इसके पीछे का राज क्या है और पर आपकी दृष्टि क्या है। देखिए सुमन जी, ये बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि एक राष्ट्रवादी सरकार जो ये दावा करती है कि वो राष्ट्र के हित में सोच रही है, जनता के हित में सोच रही है, किसानों के हित में सोच रही है, लेकिन ये अंतर विरोध क्यों है। जिस तरीके से ये कानून लाया गया है, अगर मैं राष्ट्रवाद का समर्थक भी हूँ तब भी लॉकडाउन में इतने गंभीर विषय पे कृषक, एक कृषि प्रधान देश की सबसे महत्वपूर्ण आबादी, उनके लिए कानून जिस पे कोई बहस नहीं, जिस पे कोई चर्चा नहीं, जिस पे उनका पक्ष नहीं लिया गया और कानून ला दिया गया, कानून थोप दिया गया एक्ट। अगर देखें तो जो ब्यूरोक्रेसी, आपने बात की कि एयर कंडीशन ऑफिस में बैठे हुए आईएएस ऑफिसर्स और जो हमारे सत्तारूढ़ दल की सरकार है, उनका जो कदम ताल है वो कुछ हिटलरशाही जैसा लगता है। क्योंकि सिर्फ बात कृषि कानून की नहीं है, बात जीएसटी की भी है, बात नोटबंदी की भी है। भले ही ये देश हित में रहा हो, इसका लक्ष्य देश हित में रहा हो, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन का तरीका, इसमें किए गए सैकड़ों संशोधन जो बार बार किए गए, जिससे कि जनता को हमेशा परेशानी झेलनी पड़ती है। बहुतों के बिजनेस बंद हो गए, बहुतों को अपने दवाई, इलाज, शादी समारोह सबके साथ असीम कठिनाई का सामना करना पड़ा। आखिर क्यों? ये सब कानून जो देश हित में थे, उन्हें फेज वाइज जनता के विमर्श से और एक राष्ट्रीय बहस के बाद भी लाया जा सकता था।
तो ये राष्ट्रीय बहस, वो भी कृषि जैसे विषय में, जहाँ की ये बात सबको मालूम है कि कानून अपने आप में संपूर्ण नहीं है। कानून का जो लोकतांत्रिक पक्ष है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो अभी कृषकों के साथ जो किया गया है, जो कानून थोपा जा रहा है, वो बिल्कुल एक राष्ट्रव्यापी बहस का मुद्दा है। और सरकार में इतना अहम क्यों है? अगर सरकार गलतियां करती है तो संशोधन होता है, संशोधन कर सकती है। संविधान में भी संशोधन होते हैं और संशोधन के लिए ही कानून होता है, क्योंकि कानून और कानून की परिस्थितियां समाज के हिसाब से बदलती हैं। तो अभी जो 3 इम्पॉर्टेंट मुद्दे थे, एक की कॉन्ट्रैक्ट प्राइसिंग, दूसरा मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो कि सरकार सिर्फ अपने लिए अभी रखी है, जी, और उसके बाद जो भंडारण की असीमित छूट दे दी, छूट जो दे दी गई है 1955 में कानून के बाद वो बंद था, लेकिन अभी के दुष्परिणाम होंगे जो निश्चित है। तो अब इसके पीछे सरकार का लक्ष्य क्या है, किसानों की मांग क्या है, उनका डर क्या है, इन विषयों पे बिल्कुल एक सकारात्मक बहस होनी चाहिए, सबका पक्ष लिया जाना चाहिए और संशोधन भी होना चाहिए। बहुत सुंदर ढंग से रितेश जी आपने बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से सरकार को सुझाव भी दिया है और कमियों को भी उजागर किया है। जो आखिर जिसके लिए आप बिल ला रहे हैं, जिसके लिए आप कोई नियम बना रहे हैं, वही आदमी आतंकित है, आशंकित है, जो नहीं इस बिल में मेरा भला नहीं है, तो आखिर सरकार को इसमें को वापस लेने में और नए बिल को सुंदर ढंग से बनाने में कोई ईगो नहीं रखना चाहिए। दूसरा, जो मैं आपको जानकारी के लिए और दर्शकों को देश दुनिया को बता दूं, चूंकि देश के लोग इस चैनल को देख रहे होंगे, कि महेंद्र सिंह टिकैत जो बहुत बड़े नेता थे कृषकों के, 1978 में लाखों कृषकों के साथ इन्होंने दिल्ली पर अपना प्रदर्शन और अपनी शक्ति को दिखा चुके हैं। उन्हीं के बेटे जो भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता है राकेश टिकैत, उन्होंने कहा कि इतना लंबा चौड़ा और जो ये संशोधन दी है सरकार 20 पेज की लगभग, उन्होंने कहा इसको क्या आवश्यकता थी। सिर्फ सरकार इतना ही कर देवे, जो एमएसपी जो वो खुद के लिए तय किए हुए है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो सबके लिए तय कर दे, मतलब व्यापारियों के लिए भी तय कर दे और यह भी तय कर दे जो उसको वह कितना मुनाफा पर बेचेगी। रितेश जी, ये बड़ी गंभीर प्रश्न है, इस पर एक बुद्धिजीवी होने के नाते हम लोग भी विचार कर सकते हैं। इससे कृषकों का ही सिर्फ भला नहीं होगा, पूरे देश के हर तबके के लोगों का भला होगा। मान जाइए, उसका अभी ज्वलंत उदाहरण आलू और प्याज को हम देख सकते हैं। 5-10 रुपए वो खरीद लेता है व्यापारी, बेचारा किसान गर्मी ठंडा बरसात सब में कठिन मेहनत करता है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 रुपए का मुनाफा होता है, लेकिन वो 3 महीने स्टोर करने वाला व्यापारी उसको 4 गुना 8 गुना ज्यादा हाई प्राइस करके बेचता है। अगर वो राकेश टिकैत का यह सुझाव है, जो नहीं अगर कोई चीज आप 20 रुपए केजी खरीदते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 22 और 25 रुपए तक ही बेचिए, तो इससे तो दोनों का फायदा होगा, पूरे देश का फायदा होगा और जमाखोरी भी नहीं होगी और महंगाई भी नियंत्रण में रहेगा। इस पर आपकी दृष्टि क्या है? देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो जो अन्न है, जो जिसके बिना जिंदगी नहीं चल सकती, उसके बारे में कृषक अगर ऐसा कह रहे हैं तो तब तो वो पूरे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि कौन चाहता है कि अन्न महंगा मिले। अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस जिसमें अनाज बेचा जा सकता है वो भी अगर इस देश में निर्धारित हो, तो ये जो 110 करोड़ जनता है, जहाँ भूखमरी की समस्या है, इन सब समस्याओं पे का समाधान इसमें से ही निकलेगा, क्योंकि हमारे देश के कृषक की क्षमता इस देश की 110 करोड़ जनता को खिलाने की है। अब उनकी जो मांग है उसके आर्थिक दृष्टिकोण और बाकी पहलुओं पे भी एक देशव्यापी विचार होना चाहिए, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि सिर्फ सरकार क्यों, सरकारी तंत्र क्या दे पाता है। सरकार पूरे देश के किसानों के अनाज को नहीं खरीद सकती, तो अंत में उन्हें तो जाना ही पड़ेगा खुले बाजार में। सरकारी विषयों का तो मेरे मन में यही है कि
सरकारी नौकरी छोड़ के इस देश में बाकी सरकार पे विश्वास करना बिल्कुल बेकार है। सरकारी विद्यालयों को देख लीजिए, सरकारी अस्पतालों को देख लीजिए। तो सरकार कोई ऐसा नियम लाए जो जन साधारण तक लागू हो, सरकार के तंत्रों तक सीमित नहीं हो, तो बहुत अच्छा हो। और एक जब तंत्र की बात किए तो नियम बनाने से कुछ नहीं होगा, नियम के इम्प्लीमेंटेशन करने वाले कितने ईमानदार हैं यह भी मूल्यवान बात है। और इसका उदाहरण जैसे एमएसपी की हम लोग बात करते हैं, कृषक आतंकित है। जो एमएसपी तो सरकार ने तय कर दिया, जब वहां कृषक बेचने जाते हैं तो वो कभी कहते हैं गोडाउन में जगह नहीं है उनके अधिकारी, कभी कहते हैं बोरा नहीं है, कभी लेबर नहीं है, इस प्रकार से टरकाते हैं। और नतीजा क्या होता है जी, जैसे अभी धान को देखिए 1868 रुपये मूल्य तय है, लेकिन मैक्सिमम किसान 10-12 रुपये से ज्यादा नहीं बेचे। वो करता क्या है, औने पौने दाम में मंडी में बेच आता है, और उनके अधिकारी क्या करते हैं, उसी मंडी वाले को 2 रुपये ज्यादा देकर खरीद लेते हैं और 5 रुपये 7 रुपये का घोटालेबाजी करते हैं। सारी बातें किसानों का शोषण कैसे होता है ये सरकार को बहुत अच्छे से पता है। अब मंशा क्या है, अगर सरकार को ऐसा लगता है कि कोई दिखावे का नियम बनाने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, तो वो आज तक देश में खत्म नहीं हुआ है। सारे राजनीतिज्ञ, सारे ब्यूरोक्रेट, सारे सरकारी नौकर शपथ लेते हैं ईमानदारी की, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है, जो पूरे विश्व में भ्रष्टाचार का थर्मामीटर है, वो क्या बताता है भारत के बारे में। तो ये कानून अपने आप में मैंने समस्या का समाधान नहीं है। कानून के साथ साथ उस कानून को ये हमारा सरकारी तंत्र और उस तंत्र से उपजे हुए जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कैसे उसको इस्तेमाल करेंगे, वो असली बहस का मुद्दा होना चाहिए। कानून अपने आप में संपूर्ण नहीं है, इसलिए किसानों का डर बिल्कुल जायज है। और इतना ही नहीं, किसानों का यह भी है ये अब सब क्षेत्र पर तो कब्जा दे ही दिए पूंजीपतियों का, ये अंबानी और अदानी को कहीं जमीन भी न दे दें। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है जो उन्होंने गोडाउन के लिए जब से ये नियम बना है, सैकड़ों एकड़ जमीन अंबानी अडानी ने खरीद लिया है और वहां गोडाउन बनना चालू हो गया है। तो इनको भय है जो इससे कालाबाजारी तो होगी ही होगी, महंगाई पर भी अनियंत्रित हो जाएगी। तो सरकार को जो ये राकेश टिकैत सुझाव दे रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, जो जब एमएसपी आप खुद ही क्यों लीजिएगा, ये भय एमएसपी को लेकर है जो कहीं समाप्त न हो जाए, तो ये सबके लिए नियम बना दीजिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, कोनो मैक्सिमम प्राइस आप नहीं दे रहे हैं कृषकों को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जब है, और जो वो क्रेता है उनके लिए भी आप तय कर दीजिए जो कितना मुनाफा लेकर बेचिएगा। ये तो बड़ी उत्तम बात लगती है। आम से आम आदमी को इसका व्यापक लाभ मिलेगा, सिर्फ कृषकों को ही नहीं मिलेगा। सरकार को क्या आपत्ति आपको लगता है, अगर आपत्ति है तो किस कारण से? सरकार कितने ही अजीब प्रयोग इस देश में कर चुकी है, तो ऐसा एक और प्रयोग अगर किसानों के हित में हो सकता है तो करके देखने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इसके पहले जितने तरह के प्रयोग हुए हैं और प्रयोगों में संशोधन हुए हैं उसको तो जनता भुगतती ही रही है। अब एक इतनी बड़ी आबादी कृषि प्रधान देश की अगर कुछ कह रही है तो उसको समझना, उसमें संशोधन करना और उसके ऊपर विचार करना बिल्कुल जरूरी लगता है। और शक तब पैदा होता है, संदेह तब पैदा होता है जब बिना बहस के एक कानून लाया जाता है और फिर उस पे बात करने से इनकार कर दिया जाता है और फिर खुद ही 20 पन्नों का संशोधन लेके आते हैं। आखिर किस बात का संशोधन, अगर वो एक आदर्श कानून था तो। और इतना ही नहीं, जून में ये कानून पास हुआ, संसद में और राज्यसभा में बहस तक नहीं करने दिया गया। आखिर इतना आनन फानन में, इतने बेचैनी में इनको ये कानून पास करने के लिए, जब पूरा देश कोरोना जैसे महामारी संकट से गुजर रहा था, तो आखिर क्यों आवश्यकता पड़ी जब इनकी मंशा साफ ही है? तो राजनीतिज्ञों ने इस कोरोना का भी बहुत फायदा उठाया है और इस महामारी को ढाल बना के इतने इम्पोर्टेंट विषय पे, मुद्दे पे बहस नहीं करना, ये संदेहास्पद है। और सरकार को इसमें अपना पक्ष साफ करना चाहिए, संदेह को दूर करना चाहिए और अंततः कानून लोकप्रिय होना चाहिए जिससे लोगों का फायदा हो। लेकिन एक बात मैं बता दूं रितेश जी, जिस ढंग से किसान अड़े हुए हैं, अगर सरकार पीछे नहीं हटती है तो देश के कृषक भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और टिकरी बॉर्डर,
सिंधु बॉर्डर, बुरारी बॉर्डर और दिल्ली यूपी बॉर्डर को वो जाम करने का आज उन्होंने फैसला ले लिया है और सरकार ने भी भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी है और कोई अप्रिय घटना घटने पर आपराधिक धाराएं लगाई जा सकती है। उन पर पानी की बौछार जिस ढंग से ये माने ठंड में भीगा जा रहा है, छोड़ा जा रहा है, वो भाग जाए, पीछे हट जाए कृषक, तो क्या इसको निर्दयतापूर्ण ढंग से निर्णय नहीं कहेंगे? बिल्कुल, अगर बातचीत समाधान का रास्ता नहीं होगा तो ये पानी की बौछारें तो नहीं हो सकती। बातचीत और एक राष्ट्रव्यापी बहस और फिर लोकप्रिय संशोधन जिससे कि पूरे देश का फायदा हो, क्योंकि ये बहुत साधारण बात नहीं है, बहुत ही गंभीर बात है। भले ही कुछ लाख किसान सड़क पे हों और बाकी करोड़ों जनता अपने ड्राइंग रूम में, लेकिन इसका फर्क आने वाले समय में बहुत ही गंभीर होगा। इसके परिणाम बहुत ही गंभीर होंगे जनता के लिए भी और सरकार के लिए भी। इसलिए मुझे लगता है कि हर जागरूक व्यक्ति को इस विषय पे जरूर अपने विचारों का योगदान देना चाहिए। और एक जो गंभीर और मूल्यवान बात ये भी है, देश की 60 से 70% आबादी का जीविकोपार्जन का साधन कृषि। बिल्कुल, अगर वो कंटेक्चुअल फार्मिंग होता है तो इनको है जो गांव के गांव वो ले लेंगे और कहीं अपने ही खेत में बंधुआ मजदूर न बन जाए, ऐसी भी इनकी, या उसमें भी कई फॉल्ट है। मान जाइए वो फसल से पहले ही प्राइस तय कर देंगे, जो प्राइस तय करेगा वो आदमी कितना टिकेगा, कारगर होगा नहीं होगा, तो आखिर जो ये इतना जटिल जटिल कानून ला रहे हैं, छोटी सी बात इनको समझ में क्यों नहीं आ रही? बिल्कुल, ये गंभीर विषय है और अगर ये बात वो समझने के लिए तैयार नहीं है और किसान भी अपनी जिद पर अड़े हैं तो देखिए, अभी इन्होंने ऐलान किया है कृषक नेताओं ने, जो 26 जनवरी तक हम नहीं मनाने देंगे, पूरे दिल्ली को हम तब्दील कर देंगे, अगर जरूरत पड़ी तो हम साल 2 साल 3 साल तक का, चूंकि वो दुनिया के अन्नदाता हैं और उसका प्रमाण है जो ये मैं जिस बॉर्डर की बार बार चर्चा कर रहा हूँ, टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, बुरारी बॉर्डर और दिल्ली यूपी बॉर्डर, ये चारों तरफ से चौक एंड ब्लॉक कर दिए हैं। लगभग 10-10 मील में उनका ट्रैक्टर और उस पर वो पूरा खाद्य सामग्री लेकर आए हैं। हमारे देश के किसान स्वाभिमानी भी हैं, ऐसा नहीं है जो सरकार किसी बात को पाकिस्तान और खालिस्तान से जोड़ देती है तो उससे उन पर कोई असर पड़ जाएगा, क्योंकि वो बहुत स्वाभिमानी है। इनके दिए हुए, सरकार के द्वारा दिए गए पानी तक वो नहीं पीते हैं, तो इससे भी उनके स्वाभिमान का पता लगाया जा सकता है। सरकार जो है उसको ये सोशल मीडिया स्टंट से अब बाहर निकलना चाहिए कि खालिस्तान, पाकिस्तान और हर विषयों को धर्म या फिर राष्ट्रीय विवादों से जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। ये विषय बाकी सब विषयों से एक जुदा विषय है और बहुत ही गंभीर मसला है। माने अल्टीमेटली आप कहना चाहते हैं कि सरकार को भी गहन विमर्श करना चाहिए, बुद्धिजीवी यहाँ पे अपना ईगो, अपना अहम और छोड़ के निर्णय, जो लोकप्रिय सरकार का एक निर्णय का तरीका होता है कि वो हित के साथ साथ एक सामंजस्य बनाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात से कन्विंस हो सकें कि ये कैसे उनके हित में है, और नहीं अगर बातें बनती हैं तो जो आवश्यक संशोधन है उसको करें और फिर इस बात को आगे बढ़ाएं। ये गतिरोध देश में किसी के लिए भी अच्छा नहीं। यदि कृषक कहते ही है जी ये तीनों कानून लोकोपयोगी नहीं है, हमारे उपयोग की चीज नहीं है, तो भाई जिसके लिए वो उपयोग की चीज नहीं है तो उस पर आप थोपना क्यों चाहते हैं जबरदस्ती? यहाँ 1-2 कृषक का सवाल नहीं है, 60-70% मेजोरिटी है। और जहां तक एक बात और उभरती है, जो सरकार बार बार कहती है पूरे देश में सिर्फ 6% MSP का लाभ ले पाते हैं कृषक, लेकिन उसी जगह जहां के उन्नत कृषि, देश के लगभग आधा अन्न देने वाले जैसे पंजाब है, हरियाणा है, वहां तो 90% लोग इसका लाभ ले लेते हैं, क्योंकि वो लोग जागरूक हैं, इसीलिए वो लोग ज्यादा इस आंदोलन में सक्रिय है। दूसरा एक यह भी पहलू है जो ट्रेन भी बाधित है। यदि ट्रेन को सरकार चला दे तो मैं यह भी आशा करता हूं जो वहां कितनी अपार संख्या में लोग पहुंच जाएंगे, यह भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल, बहुत सारी संभावनाएं हैं।
और सरकार क्या करती है, जो गड्ढा भी खोद रखी है, आपको मालूम चला होगा मीडिया के माध्यम से। तो ये आंदोलन न कर सके इसके लिए तमाम हथकंडे अपनाते हैं, पुलिसिंग का सहारा लेते हैं, गड्ढा खोद खोद कर उनका रास्ता डाइवर्ट करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन वो जो उचित बात है, नियम बहुमत की सरकार हो, जनता की आवाज को नहीं दबाया जा सकता है, और वो भी वो जनता जो अन्नदाता है। रितेश जी, बहुत सुंदर बात आपने की। जो अन्नदाता की आवाज़ को कोई नहीं दबा सकता, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों नहीं हो। और ये नेपोलियन बोनापार्ट की तरह जो हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने आप को हिटलर शाही व्यवस्था को चाहते हैं चलाना, वो आपकी बात से जो बात उभर के आई है, ये नहीं चलने वाली है। अंततः ये कृषकों का आंदोलन जारी रहेगा, चाहे कितना भी ठंड हो, चाहे कितना भी सरकार प्रयास कर ले। तो आप सरकार और कृषक नेताओं से क्या अपेक्षा रखते हैं? देखिए, सरकार का तो काम ही है देश हित में जरूरी कानूनों को लाना। अब बात यह है कि जो कृषक हैं और कृषकों का एक बड़ा तबका ये कहता है कि ये कानून उनके हित में नहीं है, तो फिर कानून को थोपने की तैयारी क्यों? और ये बात भी सही है कि इस पे आवश्यक बहस नहीं हुई है, जनता और राष्ट्रव्यापी बहस और उनके विचारों को नहीं लिया गया है। कानून में खुद खामियां सरकार के लोग निकाल के संशोधन लेके आ रहे हैं और एक गतिरोध का बना हुआ है। अब मेरी अपेक्षा ये है कि किसानों की बात को समझा जाए और बिल्कुल राजनीति का जो परिप्रेक्ष्य रहा है कि इसको एक किसी पार्टी विशेष या किसी धर्म विशेष से जोड़ के इस राजनीति को नहीं देख के, क्योंकि अन्नदाताओं का मामला है, किसानों का मामला है, इस पे बातचीत करके और जो भी आवश्यक संशोधन हो उसको सरकार लाए और इसमें अपना अहम और ईगो छोड़े और इस गतिरोध को समाप्त करे। आज़ादी के बाद जो कृषकों की स्थिति मात्र 18% इकोनॉमी वो एक माने स्थिति बढ़ा है, लेकिन उसी जगह सरकारी आंकड़ा देखिए तो 180% 200% तक बढ़ गया। अगर कृषकों को जगह उनकी सैलरी को ला दीजिए तो 10,000 रुपये में मात्र वो सिमट के रह जाएंगे, चाहे डीएम हो, एसपी हो या कोई भी सरकारी कर्मचारी हो या नेता ही क्यों नहीं हो। अगर उनको कृषि वाली आय की स्थिति में होती तो वो पंखे में लटके हुए नजर आते। इसको भी आप किस ये दुर्भाग्य रहा है कि हमारे यहाँ नीतियां बनाने के लिए जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन हुआ और उसके अधिकारी आए, लेकिन बात यह है कि ये उसी स्वरूप में रह गया जैसा अंग्रेजों के समय था। आप पता लगाइए कि कितने विकसित देशों में ये डीएम का पोस्ट होता है, ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं। ये कलेक्टर क्या है? वसूली करने वाला, एक रेवेन्यू वसूली करने वाला। तो ये हर विषयों के जानकार नहीं होते, इनको पदों पे बैठा दिया गया है कि वो सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जनता पे शासन कर रहे हैं, और ये शासन करने के लिए नहीं था जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में बहुत सारी खामियां हैं, इस पे अलग से एक विषय पे चर्चा करेंगे, लेकिन ये बात सरकार को समझनी पड़ेगी कि सारे कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन में जो प्रॉब्लम आ रही है उसका एक बहुत बड़ा कारण हमारा ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है। उनके सुझाव देने वाले ये IAS IPS नाकाबिल लोग हैं। मैं नाकाबिल इसलिए कह रहा हूं कि हर व्यक्ति हर विषय का जानकार नहीं होता। दे आर जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन जो कहते हैं, वही है ये लोग। लेकिन इनको ऊपर के पदों पर बैठा दिया गया है जिनकी वैचारिक और बौद्धिक क्षमता उनके पद से निर्धारित होती है, न कि उनके अनुभवों से। तो ये पूरा सिस्टम हर क्षेत्र में आप उठा के देख लीजिए। इनके हाथ में आप सरकारी स्कूलें दे दें, देखिए सरकारी स्कूलों का क्या हाल है। सरकारी स्कूल गुणवत्ता के स्तर पे कहीं नहीं आते, सरकारी अस्पताल गुणवत्ता के स्तर पे कहीं नहीं आते। ये कुछ काम अच्छा कर सकते हैं, वो है लॉ एंड ऑर्डर का और झाड़ू सफाई डीडीटी छिड़कवाना। इससे ज़्यादा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई रोल नहीं होना चाहिए। कानून व्यवस्था और थोड़ी साफ सफाई, बाकी हर इंपॉर्टेंट विषयों पे सरकार के विभाग में सामाजिक विचार वाले लोग, अनुभवी लोग हर क्षेत्र में अपना योगदान देकर अपनी उपयोगिता साबित करने वाले लोगों को आगे लाना चाहिए। लेकिन ये तो सारा नियम अपने फेवर को ले आते हैं। माने वो अपनी सैलरी 2 लाख रुपए उनको मिलनी चाहिए, सरकार का टीए डीए और जितने बार वो मंत्री मिनिस्टर बनेंगे, और बाकी किसानों के हर्जाने के रूप में 15-16 रुपए ही सिर्फ वो निर्धारित कर पाते हैं। ये एक बहुत ही दुखद
व्यवस्था है और इसीलिए ये हर जगह जो है, बिहार का ही आप परिप्रेक्ष्य ले लीजिए, एक शिक्षक में भी 4 कैटेगरी के शिक्षक हैं। सरकारी व्यवस्था में ही काम करने वाले कुछ लोग जो हैं, वो जो सरकार को ज़्यादा योगदान दे रहे हैं उनकी सैलरी कम है, और जो सिर्फ पदों पर बैठे हैं उनकी सैलरी ज़्यादा है। तो ये विषमता पैदा करना, आज ये काले अंग्रेज के रूप में बैठे हुए हैं अगर आप सही से विश्लेषण करें। और जो एक मनोविज्ञान है हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी का, उसके ऊपर अगर बहस हो तो शायद कानूनों के सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना, राजनेताओं को सही सुझाव नहीं मिलना, इन सब के पीछे जो पूरा तंत्र है, इस तंत्र के ऊपर भी थोड़ा सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। रितेश जी, आपने बहुआयामी दिशाओं में सुझाव दिए हैं, कृषकों को भी, देशवासियों को भी और सरकार को भी। और आज़ादी के 75 वर्ष बीतने को हैं और कृषकों को स्थिति जस की तस बनी हुई है। कोई तो इस पर देशव्यापी बहस होना स्वाभाविक भी है। ने भारत में भी काम किया, अमेरिका जैसे विकसित देशों में भी काम किया, तो वहाँ के कुछ मूल्यवान गुण क्या लगते हैं जो यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट किया जाए तो और बेहतर हम लोग कर सकते हैं? देखिए, डेमोक्रेसी का सही मतलब यही तभी सार्थक हो सकता है जब जनता जागरूक होके अपने लिए गए निर्णयों में पार्टिसिपेट करे। उसमें जो नीतियां बनती हैं उसमें जनता, एक जागरूक जनता का योगदान। जबकि देखने में ऐसा लगता है कि हाँ लोकतंत्र है, लेकिन ये लोकतंत्र परिलक्षित नहीं हो रहा। जो पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि किस तरह से कानून बनते हैं और कानूनों को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो हमें सीखने की ज़रूरत है कि वैशाली भले ही विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र हो, लेकिन जब तक खुद जागरूक नहीं हो, जनता शिक्षित नहीं हो और इन अपने लिए बनने वाली नीतियों में पार्टिसिपेट नहीं करे, तब तक लोकतंत्र सही तरीके से नहीं आ सकता। बहुत कई गंभीर और मूल्यवान सुझाव रितेश जी आपने दिया है। DKP न्यूज़ पर आप आए, इसके लिए आपको हृदय की गहराई से हम धन्यवाद सहित आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद सुमन जी।